हम डिस्कस करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन। अब देखो फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज में कोई पर्टिकुलर चीज ऐड कर देते हैं खाने में, जब किसी की तरीके की चीज ऐड करी जाती है ताकि कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट हो, उसे हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। लेकिन वही एक वर्ड होता है फूड एडल्ट्रेशन। जब कभी ऐसी चीज फूड में ऐड करी जाए जो नुकसान पहुंचाएगी, उसे हम बोलते हैं एडल्ट्रेशन। तो यहां पर जैसे कि आपको पता होगा कि पपाया के बीज पेपर में डाल दिए जाते हैं, ईंट होती है उसका जो चूरा होता है उसको हम चिली में डाल देते हैं, ऐसी चीजें एडल्ट्रेशन है। लेकिन फोर्टिफिकेशन क्या हुआ, जैसे कि कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड में ऐड कर दिया गया हो। एग्जाम्पल, सॉल्ट का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। सॉल्ट के अंदर आयोडीन का जनरली एडिशन होता है और आयोडीन की कमी से एक कंडीशन अराइज होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। तो गॉइटर कमी को दूर करने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे में वो हो गया अपने आप में एग्जाम्पल एक फोर्टिफिकेशन का। ये फोर्टिफिकेशन का सिंबल है +F, ये बताता है कि जो है फूड फोर्टिफाइड है। और ये लोगो कौन देता है, FSSAI, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंडिया के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरीके से मैंने एक मदर डेयरी के दूध के पैकेट का एग्जांपल लिया है कि अगर +F लोगो हो तो फूड फोर्टिफाइड है। ये अपने आप में इलस्ट्रेट कर देता है इस पॉइंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड आता है बायो फोर्टिफिकेशन। अब देखो फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई चीज ऐड कर दी तो फोर्टिफाई कर दिया। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को, हम एक पर्टिकुलर प्लांट को इस तरीके से ग्रो कराते हैं कि उसके अंदर इनहेरेंट एबिलिटी आ जाती है उस माइक्रो न्यूट्रिएंट की। मान लीजिए एग्जांपल में जैसे कि जिंक का बायो फोर्टिफिकेशन किया, तो वो जिंक का बायो फोर्टिफिकेशन वीट का, राइस का या बीन्स के प्लांट में किया जा सकता है। तो बायो फोर्टिफिकेशन करने के लिए जो तरीके होंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हो सकता है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। इसके अलावा नेचुरल प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक से भी ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन डिफरेंस यही है कि जो प्लांट ब्रीडिंग हो रही है क्रॉप की, उसके केस में जो प्लांट है हमारा, उसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू अराइज हो गई। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आयरन का एग्जांपल हो सकता है, अमाइनो एसिड प्रोटीन का एग्जांपल हो सकता है। इसमें जो हम बोलेंगे कि बायो फोर्टिफाइड फूड क्रॉप है, तो उसमें दो चीजें हाईलाइट करने की है। एक तो मेरी क्रॉप की जो वैरायटी है उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाए, और दूसरा है उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी बढ़ जाए। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू का बढ़ना और क्रॉप की यील्ड का बढ़ना, ये दोनों ही बातें बायो फोर्टिफाइड फूड क्रॉप के लिए कही जा सकती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताना चाहता हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का है, दैट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में क्या चीज है जो ऐड करी गई है, वो है विटामिन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मैंने इसमें स्क्रीन में ये दिखाया हुआ है कि कैसे फूड फोर्टिफिकेशन जब ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें वीट है या कोई प्लांट का प्रोडक्ट है, उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया और फूड की प्रोसेसिंग करी और पैकेट में उसको जो है पैक किया और मार्केट में बेच दिया, खत्म। लेकिन बायो फोर्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास दो मेथड है यहां पर। पहला मेथड कहता है, अगर मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तो एक है सेलेक्टिव ब्रीडिंग और एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमने पीछे देखी है कि एक इंपॉर्टेंट जीन है जिससे कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस हो सकता है, उसको हमने अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करके, ऑल्टर करके जीन में एडिशन कर दिया उस जीन का, तो उसका प्रोडक्ट इनहेरेंटली अपने आप ही उस प्लांट में बनने लगेगा। ब्रीडिंग टेक्निक में यह होता है कि दो क्रॉप सेलेक्ट करी जाती हैं, ए और बी, और दोनों को ब्रीड किया जाता है, और जो सी क्रॉप डेवलप होती है उसमें दोनों ही पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। ब्रीडिंग मेथड में क्या होता है, टीडीएस मेथड होता है, लंबा मेथड होता है। यहां पर बहुत सारे प्लांट्स अराइज होंगे, हाइब्रिड जो बनेंगे, और उनमें से सेलेक्ट करना कि कौन से पर्टिकुलर हाइब्रिड में दोनों प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाले टॉपिक को और बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल को आप अप्लाई करेंगे तो आप यहां पर बायो फोर्टिफिकेशन मेथड को समझ जाएंगे। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि जो हमारा फूड है उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट आ गए और अब उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंपॉर्टेंस क्या है बायो फोर्टिफिकेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी एक्चुअली में क्या वैल्यू है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ह्यूमन हेल्थ इंप्रूवमेंट में यह रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि आयरन की कमी हो जाती है कुछ वुमेन में, तो वहां पर ऐसे बायो फोर्टिफाइड फूड उस आयरन की कमी को दूर कर सकता है और उनमें अनीमिक कंडीशन जो होती है उससे भी हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आयोडीन का एग्जांपल लिया, जिंक और कैल्शियम, ये सब तो आपको बातें पता है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी जिंक या विटामिन सी का रोल हो सकता है। देन यहां पर हम कह सकते हैं कि पेस्ट, डिजीज या हायर टेम्परेचर ड्रॉट से भी हमारी क्रॉप क्या हो सकती है, रेजिलिएंट हो सकती है। ये एक रीजन हो गया। तीसरा पॉइंट है हाई यील्ड।
हाई यील्ड हमें मिल सकती है अगर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप होती है तो। इसके अलावा सप्लीमेंटेशन की तरह काम कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई फूड है और वो लोग उसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड हो जाती है तो ऑब्वियसली उनको और रिसोर्सेज से फूड खाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट व्हीट, राइस और बेसिक सीरियल्स पर ही है तो जरूरत नहीं है कि वो फ्रूट्स की डाइट भी इंकलकेट करे, वो सप्लीमेंट्स उसको उसी फूड में ऐड ऑन करके दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी हम कहीं ना कहीं इसमें ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट के अंदर हमने आयोडीन डाली तो सॉल्ट तो हर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी जो है यूज करेगी उसको, तो अल्टीमेटली पुअरेस्ट सेक्शन पे भी ये चीजें पहुंची जा सकती हैं और लोगों के अंदर कोई बिहेवियरल चेंज नहीं होगा। मतलब राइस तो सभी खा रहे हैं, व्हीट तो सभी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिहेवियरल या एटीट्यूडनल चेंज यहां पर हमें लाने की जरूरत है लोगों के अंदर। इट्स जस्ट दैट कि अननोइंगली भी उनके अंदर वो न्यूट्रिशन जाता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कुछ और पॉइंट्स को देखें तो अपने आप में ये मेथड फार्मर्स को भी बेनिफिट देगा क्योंकि उनकी क्रॉप, बायो फोर्टिफाइड क्रॉप की वैल्यू उनको ज्यादा मिल सकती है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है मेथड, एडिशनल ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत इसमें नहीं है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो एक एग्जांपल मैंने जैसे गोल्डन राइस का दिया था, तो उसमें जो कलर ऑफ द राइस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो गोल्डन कलर का हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो कंज्यूमर है वो उसको एक्सेप्ट ना करे। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जहां कंज्यूमर की एक्सेप्टेंस ना हो, तो अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो मार्केट में भी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी और फार्मर्स को वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा कि वो क्यों इस क्रॉप को ग्रो करें। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है लास्ट माइल रीच। ये बात सच है कि हम जो है पुअरेस्ट सेक्शन को डील कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में लास्ट माइल तक इस फोर्टिफाइड प्लांट को, क्रॉप को, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, इसके प्रोडक्ट को पहुंचाना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। हाँ, अगर पीडीएस सिस्टम के थ्रू ये करा जाए तो गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकती है, लेकिन देन उन चीजों को भी इंट्रोड्यूस करने में हो सकता है गवर्नमेंट के बहुत सारे रिजर्वेशंस हो, क्योंकि उसमें कॉस्ट एड अप हो जाएगी। ठीक है, बट यस, अगर फायदों को देखें तो फायदों के हिसाब से अगर हम बात करें तो इतने ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं है। एक नुकसान ये जरूर हो सकता है कि ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग यहां पर रोल प्ले करती है, तो जेनेटिक्स के केस में एक्सपर्टीज चाहिए, इसका रिसर्च होनी जरूरी है, इसके रिस्पेक्ट में कोई हार्मफुल इंपैक्ट तो नहीं है ह्यूमंस पर, ये थोड़ा स्टडी की यहां पर जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये 2015 से 2020 के बीच में स्ट्रेटजी थी, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी, 2015 में उसने लॉन्च करी। 4 मेजर मिशंस को गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान रखा है। पहला है कि हेल्थ केयर, दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन, तीसरा एनर्जी एंड एजुकेशन। इस तरीके से इंडिया को वर्ल्ड क्लास हब बनाने की कोशिश है बायोटेक्नोलॉजी में, और इस तरीके का मिशन जो प्रोग्राम है उसको असिस्टेंस किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने इस पर लोन दिया है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल बायोफार्मा मिशन। इसे बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बेसिकली डेवलप किया है, वर्ल्ड बैंक की इसमें अगेन असिस्टेंस है। इनोवेट इन इंडिया I3 प्रोग्राम पर अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा I3 प्रोग्राम इज रिलेटेड टू बायोफार्मा मिशन। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिजिनस बनाना है, डायग्नोस्टिक्स डिवाइसेस, थेराप्यूटिक्स, वैक्सीन्स, इस तरीके से हम अपने कंट्री में फार्मास्यूटिकल हब अपने आप को बनाएं, ये मिशन का थोड़ा सा प्लान है। नेक्स्ट आता है प्रमोशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज नॉर्थ ईस्ट रीजन। इस तरीके से 2009 और 10 का प्रोग्राम है। नेक्स्ट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनफैक्ट ये वाला है जो मैं आपको बता रहा हूं, उम्मीद नाम से है, यूनिक मेथड फॉर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि उम्मीद नाम की वेलफेयर स्कीम अगर है तो इसका एम क्या है? पहली बात तो एम पर क्वेश्चन पूछ सकता है, या इनडायरेक्टली पूछ सकता है ये स्कीम किससे रिलेटेड है। क्या ये स्कीम चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड है, वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, या फिर ये स्कीम कहीं ना कहीं जो है डिसेबल्ड लोगों से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि ये स्कीम जो है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में है, और इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री है। जनरली यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है पर्टिकुलर स्कीम के लिए, तो हम, क्योंकि हम देखेंगे कि चलो डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना है, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, तो हम गलती कर सकते हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिखाएं, तो वो आंसर नहीं है। मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का रोल है, और इसमें अगर
एम बोला जाए तो एम यही है कि डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए ह्यूमन जेनेटिक्स में, ताकि बेटर स्क्रीनिंग हो सके प्रेग्नेंट वुमेन की, और न्यू बॉर्न जो हो रहे हैं उनके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। थैलेसीमिया हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस के वैसे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते, लेकिन हाँ थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसे कंडीशंस जो है फेटल आगे जाके लाइफ में हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मानव। प्रोजेक्ट मानव पे यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी ने। ये एक तरीके का ह्यूमन बायोलॉजिकल डाटा है जो एग्जिस्ट करता है पब्लिक डाटाबेस में, बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो क्यों ना इस डाटा को इकट्ठा किया जाए, इसकी एनालिसिस की जाए और इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके। इसके पीछे की जो एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है वो है आइसर पुणे। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो आइसर पुणे इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और नेशनल सेंटर फॉर साइंसेज NCCS पुणे। ये दो इंस्टीट्यूट का नाम रखिए, ये दो इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिए, ये इंस्टीट्यूट इसके पीछे एग्जीक्यूट करेंगे। लॉन्च डीबीटी ने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इसलिए ये बताया जा रहा है। जीनोम क्या होता है, तो जीनोम इज कंप्लीट सेट ऑफ द डीएनए ऑफ एन इंडिविजुअल, इसे हम बोलते हैं जीनोम। और ये जो जीनोम है इसकी मैपिंग होती है, तो जीन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीन मैपिंग, इस सब का कारण ये है कि जब भी कोई प्रोटीन है हमारी बॉडी में, जो मैंने पीछे बताया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बनता है, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है बेस पेयर्स। तो बेस पेयर जो है वो डिटरमाइन करते हैं किस तरीके का अमाइनो एसिड बनेगा, और वो अमाइनो एसिड किस तरीके से कंबाइन होकर कौन सा प्रोटीन बनाएंगे। अगर उन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग में कोई इशू है तो अमाइनो एसिड में कोई डिफेक्ट आ सकता है, और अमाइनो एसिड के डिफेक्ट से प्रोटीन में भी डिफेक्ट या ऑल्टरेशन हो सकती है। इसी जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू बेस पेयर्स की एनालिसिस की जाती है और उससे पता लगाया जा सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर डिफेक्ट कौन से इंडिविजुअल में है। तो इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पर डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर के 15 साल का एक प्रोजेक्ट था जो चलाया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है 13 इयर्स में ही क्या हुआ, फिनिश हो गया। इसकी फंडिंग वैसे 15 साल के लिए थी। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में उसके गोल्स एंड अचीवमेंट्स मेंशन्ड है, प्लीज गो थ्रू इट। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, ऐसी कंट्रीज ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। ह्यूमंस की स्टडी करना, ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंस को जानना, नए नए तरीके के प्रोटीन्स कौन से बन रहे हैं वो जानना, और कितने नंबर ऑफ जीन हैं जो प्रेजेंट हैं ह्यूमन में ये भी जानना। ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स थे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थे। ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो गए थे 13 सालों में ही, तो इस प्रोजेक्ट को फिर बता दिया गया था कि ये खत्म हो गया है। इंडिया इसका पार्ट नहीं रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर अप्रोक्सीमेटली इस प्रोजेक्ट के थ्रू 15,000 जीन के बारे में बताया गया था कि ह्यूमन बॉडी में एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल में 25,000 जीन्स हैं, लेकिन आज ये स्टडी कहती है कि ये नंबर उससे कम हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंडिया के रिस्पेक्ट में है एक नया प्रोजेक्ट जो है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। तो इंडिया का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंडक्ट किया गया था उसमें ह्यूमन रेस, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और इतने डाइवर्स कंट्री में अलग अलग किस तरीके से रेसेस हैं, और यहाँ पर जो हमारा जेनेटिक पूल है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो इतने डाइवर्स पूल को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इंडिया के पॉपुलेशन को पार्टिसिपेट नहीं कराया गया था। तो हम एग्जैक्टली अपनी स्टडी करना चाहते हैं अपनी डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो जीनोम रहेगा उसकी स्टडी यहां पर करी जा रही है, और 20 ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेलेक्ट करे गए हैं इस पर्पस के लिए। ये एक लंबा प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं इसका आउटकम जो भी रहेगा। अभी फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑफ ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। ये GISAID करके इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है। यहां पर ये WHO ने स्टार्ट किया था 2008 में, जर्मन गवर्नमेंट ने इसने हेल्प करी थी, और यहां पर इन्फ्लुएंजा वायरस की जो सीक्वेंसेस हैं वो शेयर की जाती हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है यहां पर क्योंकि कोरोना वायरस जब आता है और उसकी जो स्ट्रेन्स होती हैं उन सभी सीक्वेंसेस को शेयर किया गया ग्लोबली थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, और इसका जो डाटाबेस है उसका नाम है एपीफ्लू। बस इतना जानना चाहिए आपको, बाकी प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में डिटेल में और क्वेश्चंस शायद आने के चांसेस कम है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये एक एफर्ट है जो लॉन्च किया गया था, ग्लोबल एफर्ट 2018 में, और एम करता है सीक्वेंस करना, कैटलॉग करना, कैरेक्टराइज करना जीनोम का, और अर्थ पर जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बायोडायवर्सिटी को अगले 10 सालों में स्टडी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि विजन है प्रिजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेंस ऑफ द ह्यूमन साइंसेस।
सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव कर सकती है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर्स। अब फार्मर के रिस्पेक्ट में जब क्वेश्चन आता है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में लिखना है आपको, या फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं। इसके अलावा किस तरीके से हमारी जो है रेजिस्टेंस मिलती है क्रॉप के रिस्पेक्ट में, अर्निंग हो सकती है उनकी। तो साइंस को इकोनॉमी से लिंक करके थोड़ा सा आपको इस आंसर को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी क्लास 12th में ये मेंशन्ड है विद डायग्राम, और इस टेक्निक को कभी भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में आने वाले समय में भी, क्योंकि ये आरटीपीसीआर बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और कोरोना के टाइम पर इस पर बहुत ज्यादा इसमें टेस्टिंग हुई है इसकी। तो इससे रिस्पेक्ट में पीसीआर का बेसिक फंक्शनिंग क्या है, वर्किंग क्या है, ये आपसे पूछी जा सकती है। ये डायग्राम मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी से बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर से उठाया है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग, और तीसरा स्टेप होता है यहां पर एक्सटेंशन। तो पीसीआर होता क्या है? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर हम पीसीआर की बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है जो डीएनए की कॉपी करती है। अब डीएनए की कॉपीज क्यों करनी है हमें? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर वायरस को, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आपको पहचानना है कि किसी पेशेंट के सैंपल में था या नहीं था, तो आप क्या करेंगे, उस पेशेंट के डीएनए को, सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। पहली बात तो ब्लड लेंगे, लेट अस सपोज ब्लड सैंपल या नेजल स्वैप लेते हैं, ऐसे में सेल्स आ जाती हैं, उन सेल्स को कल्चर किया जाता है। सेल्स की कल्चरिंग के बाद हो सकता है कि उन सेल्स से आइसोलेट किया जाए डीएनए को। डीएनए को आइसोलेट करते हुए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कुछ सेल्स हो सकता है आपकी हो, कुछ सेल्स हो सकता है उस बैक्टीरिया या वायरस की हो जो सैंपल के साथ आई हो। तो अगर ऑब्वियसली बैक्टीरिया या वायरस उस बॉडी में है, उस ऑर्गेनिज्म में है, तो वो सेल्स भी आएंगी। हम हर तरीके का डीएनए क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे में उस डीएनए का हम क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, उसकी कॉपीज बनाएंगे। कॉपीज बनाने का रीजन ये है कि इवन इफ देयर इज अ सिंगल वायरस और बैक्टीरिया, उसका अगर डीएनए आरएनए आइसोलेट कर पाए हम, तो उसकी कॉपीज बनाना बहुत आसान है, और कॉपीज मल्टीपल बन जाएंगी तो हमें आसानी से दिख जाएगा कि इसमें ये पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है, तो मतलब बैक्टीरिया था या वायरस था। सिंपल। तो डीएनए की कॉपी मशीन इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। इसमें आरटी का मतलब क्या है या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले पीसीआर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो डीएनए को कॉपी करना है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, इतना तो पता ही है हमें। 90 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए को रखा जाता है, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायल्स होते हैं, और उन वायल्स में हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। सैंपल के साथ साथ हम उसमें कुछ जो है नाइट्रोजन बेसिस डालते हैं, आयंस डालते हैं, कुछ और एक चीज डालते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमर। प्राइमर डालते हैं। प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के। ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस क्या करते हैं, पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस पर जाकर अटैच कर जाते हैं। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में पीछे जो टॉपिक्स पढ़े हैं, तो मैंने आपको बताया था एडेनिन इज बॉन्डेड विद थाइमिन, ए की टी से बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्डिंग, और जी की सी से बॉन्डिंग होती है ट्रिपल बॉन्डिंग। जी इज 1 एंड सी इज साइटोपेन। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी की सी से और ए की टी से। ऐसे में अगर हम छोटे से प्राइमर बना देते हैं एटीजीसी के, तो हमें पता होगा कि स्पेसिफिक जगह वो प्राइमर जाकर अटैच करेंगे और उस पर्टिकुलर जी को क्या करेंगे, डीएनए को क्या करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे। ये प्राइमर जो है लैब में स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से डीएनए को हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। तो डीनेचुरेशन 90 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टेप होता है, उसमें डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं आता है तो पीछे की वीडियो से देख लीजिए। डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रैंड्स हैं, हमने उसको अलग कर दिया। ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड नंबर 1 है और ये स्ट्रैंड नंबर 2 है। इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करने के बाद हमने बीच में क्या लगाए, प्राइमर्स लगाए। तो ये आपको पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि देखिए कैसे हमने यहां पर प्राइमर्स लगा दिए। ये प्राइमर्स हैं, ठीक है। तो ये प्राइमर्स क्या होते हैं, अपनी स्पेसिफिक जगह पर जाकर अटैच कर जाते हैं। मान लीजिए यहां पर ए होता, यहां पर टी है, यहां पर जी है, तो ये प्राइमर अगर अटैच करेगा तो टी, ए और सी इस तरीके से अटैच कर जाएगा। हमें बहुत छोटा प्राइमर भी नहीं रखना ताकि कहीं भी अटैच कर जाए, या हमें इतना बड़ा प्राइमर भी नहीं रखना कि वो अटैच ही ना करे। इस तरीके से जब प्राइमर अटैच जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एनीलिंग स्टेप, और ये कम डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, 50 टू अराउंड 50-60 डिग्री के अराउंड ये एनीलिंग का स्टेप होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के स्टेप में क्या करते हैं, हम लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, एंजाइम होता है। इस एंजाइम का काम ये होता है कि अलग अलग जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हैं जो हमने वाइल में लिए हैं, वो लगाते चले जाओ, क्योंकि डीएनए की कॉपी करनी है। 1 से 2 स्ट्रैंड बनाने हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से डीएनए के स्ट्रैंड बनाते चले जाओ, कॉपी करते चले जाओ। जैसे ब्रिक्स होती है ना, एक ब्रिक एक के साथ एक लगती चली जाती है, ऐसे ही डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं, वो बेसिस अटैच होते जाएंगे। तो प्राइमर क्या करेगा, आगे इस चीज को कंटिन्यू कराएगा। तो प्राइमर बताता है कि डीएनए पॉलीमरेज को कहां से एक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए हम स्टेप को कह रहे हैं एक्सटेंशन। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक के बाद एक नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस में लगाता चला जाएगा, एक के साथ टी, जी के साथ सी, इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाएगी। और देखो यहां पर एक स्ट्रैंड था डीएनए का, अब यहां पर 2 स्ट्रैंड होंगे, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये। इसके बाद क्या होता है, ये 2 हुए, 2 से 4 हुए और फिर 16 हुए, क्योंकि हम इन तीनों स्टेप को क्या करेंगे, रिपीट करते चले जाएंगे। और रिपीट कितनी साइकिल्स तक करेंगे, 30 साइकिल्स तक। अब अगर साइकिल देखो आप, तो फर्स्ट साइकिल में डीएनए 2 बन गए, दूसरी साइकिल में 4 हो जाएंगे, तीसरी साइकिल में 8, 16, 32, 64, ऐसे करते 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 अगर 30 साइकिल्स तक
आप एनालिसिस करो तो 1 बिलियन कॉपीज तक हमें मिल जाएंगे डीएनए की, और डीएनए की 1 बिलियन कॉपीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं उससे कि ये डीएनए का जो सीक्वेंस है ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का है। अगर एम्प्लीफिकेशन होती है तो इससे पता लग जाएगा कि ये तो प्राइमर हमने बैक्टीरिया के लिए सेलेक्ट किया था, तो मतलब बैक्टीरिया के डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हो रही है, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होगा। तो ट्यूबरक्लोसिस एग्जांपल ले लो कि ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। अब अगर कोई इंडिविजुअल है उसको टीबी है तो उसका जब हम सैंपल लेंगे, स्पूटम का सैंपल लेंगे, तो वहां पर उस सैंपल में बैक्टीरिया भी होंगे, बैक्टीरिया का डीएनए आइसोलेट होगा, बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में आपने प्राइमर डाल दिए, प्राइमर क्या करेंगे, उस डीएनए को कॉपी बना देंगे, उन कॉपीज की अगर वैल्यू आती है, अगर हम स्कैनिंग में ये देख पाते हैं कि डीएनए एम्प्लीफाई हुआ तो हम सिंपली कह सकते हैं भाई इस आदमी में डीएनए है, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया भी है, मतलब टीबी है, खत्म। लेकिन अगर वो एम्प्लीफिकेशन नहीं हुई, डीएनए की कितनी भी ज्यादा आपने 30 सेकंड चला ली, डीएनए दिख ही नहीं रहा, तो आप बोलोगे नहीं इस आदमी को डीएनए क्योंकि दिख नहीं रहा बैक्टीरिया का तो मतलब इसको टीबी नहीं होगा। बस ये कांसेप्ट है, यही चीज मैंने यहां पे लिख दी है, इस चीज को भी आपको पढ़ा देते हैं। पहला पॉइंट है मल्टीपल कॉपीज बनाएगा डीएनए की, कहां बना रहा है, इन विट्रो बना रहा है। इन विट्रो का मतलब इन लैबोरेटरी कंडीशन। डीएनए तो वैसे भी रेप्लिकेट करता है क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है, उसमें भी एक एंजाइम चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन ये है कि डीएनए को कॉपी कराना, खत्म। यहां पर भी हमें चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन एक पॉइंट जानने की बात यह है कि 90 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पहला स्टेप डीनेचुरेशन का कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में नहीं होता, तो ये नेचुरली जब ये प्रोसेस नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली जब 90 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाओगे तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीनेचर कर जाएगा। एक जो प्रोटीन होता है ना उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर वो फंक्शनली रहता है, 90 डिग्री पे क्या बचेगा सोचो। इसके लिए हम एक स्पेशल डीएनए पॉलीमरेज देते हैं जिसे हम कहते हैं टैग पॉलीमरेज। और ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ये 90 डिग्री सेल्सियस को भी झेल सकता है क्योंकि जिस ऑर्गेनिज्म से ये एक्सट्रैक्ट होता है वो ऑर्गेनिज्म वो टॉलरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू हीट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही बात यहां पे लिखी है कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हम यूज करते हैं एंड दैट पॉलीमरेज इज कॉल्ड एज टैग पॉलीमरेज। ये टैग पॉलीमरेज जो स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है थर्मस एक्वेटिकस। क्यों बताया जा रहा है यहां पर ये स्पेसिफिकली क्योंकि क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है, फ्यूचर में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थर्मोस्टेबल क्यों है मैंने आपको बता दिया कि डीनेचुरेशन वाला जो स्टेप था 90 डिग्री सेल्सियस वाला वो ऑब्वियसली ये पॉलीमरेज झेल पाए इसलिए ऐसा है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि पीसीआर और जो आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसीआर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में देखिए सबसे पहली बात है कि हाईली सेंसिटिव, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड भी मिल गया तो वो बिलियन कॉपीज बना देगा, 10 मिले तो भी बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, 15 मिले तो भी बिलियन कॉपीज बन जाएंगी, मतलब एट द एंड अल्टीमेटली डीएनए कितना भी हो इसकी कॉपीज बनना बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेप सेंसिटिविटी। दूसरा है एबिलिटी टू टेस्ट फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इससे हम क्या माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस आ रही है वो भी पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक प्राइमर, क्योंकि अगर उनमें रेजिस्टेंस आ गई है तो उनके जीन में कुछ चेंजेस आ गए होंगे और जीन में जब चेंजेस आएंगे और हम उस पर्टिकुलर जीन को एम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो एम्प्लीफिकेशन होगी नहीं। देन क्विक परफॉर्मेंस, 4 से 8 घंटे में इस पर्टिकुलर पीसीआर को लगाओ, मशीन को लगाओ, आराम से बाहर घूम करके आओ, उसमें साइकिल्स हमें प्रोग्राम करनी होती है, सेट करनी होती है और फिर कुछ टाइम बाद वो हमें अच्छे से दिख जाता है, बिलियन कॉपीज बन गई, डीएनए हमारे हाथ में, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद जो है कॉस्ट इफेक्टिव है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल्चर मेथड होता है, स्टेनिंग मेथड होता है, जो जनरल मेथड होते हैं कि भाई पेट्री डिश में लेकर के 3-3 दिन तक जो है कल्चरिंग करी जाती है, वहां पर रिजल्ट आपको दिखेगा कि बैक्टीरिया ग्रो किया या नहीं किया, डाउट आ जाता है कभी-कभी कहीं ऐसे टेंपरेचर जो मेंटेन करना था वो टेंपरेचर ना मेंटेन हुआ हो, लेकिन यहां पर डीएनए में एम्प्लीफिकेशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। पीसीआर में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है 3 से 4 घंटे में और आपको रिजल्ट मिलते हैं। प्लस ये कॉमन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एबिलिटी टू डिटेक्ट लेस कॉमन ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस, वायरसेस जैसे ऑर्गेनिज्म को भी डिटेक्ट करने में ये रोल प्ले कर सकता है, इसलिए हमने बोला आरटीपीसीआर में वायरस का डिटेक्शन कोरोना का हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो लोअर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि भाई डीएनए किसका, डीएनए बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में भी 4 तरीके के बैक्टीरिया है तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बोलेगा हमें डीएनए मिला, हमें जीन मिली, प्राइमर अटैच किया, अगर प्राइमर एक बार अटैच हो गया तो हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता वो पर्टिकुलर कौन सा डीएनए है और किसका है, और जब लास्ट में 1 बिलियन कॉपीज आपको मिल जाएंगी तो इट डजंट मैटर एनीमोर कि वो डीएनए किसका था। तो स्पेसिफिसिटी नहीं है, स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि ये ह्यूमन का डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, तो डीएनए मिला बस एम्प्लीफाई करो। स्पेसिफिक प्राइमर आपको चाहिए होंगे अगर आपको स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन करानी है, मतलब स्पेसिफिक प्राइमर बनाने के लिए आपको उसकी डीएनए की सीक्वेंस एडवांस में पता होनी चाहिए। अगर वो सीक्वेंस आपको पता है तो चलो आपने एम्प्लीफिकेशन करा ली, प्राइमर आपको पता है, लेकिन अननोन अगर कंडीशंस है, अननोन डीएनए के सैंपल्स हैं, अननोन वायरस जैसे कोरोना वायरस अननोन एकदम स्ट्रेन आ जाता है तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके और भी तरीके होते हैं कि हम कुछ जनरल प्राइमर भी बना सकते हैं क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का उसको देख करके हम स्टडी कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर प्राइमर चाहिए तो उससे स्पेसिफिक जीन की एम्प्लीफिकेशन हो पाएगी, उसके लिए डिटेक्शन ऑफ द जीन सीक्वेंस वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है लेस कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन परफॉर्म विद अ मल्टी ऑर्गन पीसीआर अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्लाई कॉस्ट एंड मशीनरी फीस। जब इनिशियली आप मशीन सेटअप करेंगे तो वहां कॉस्ट होगी उसकी कुछ ना कुछ, और वहां पर सप्लाई कॉस्ट मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं पीसीआर के लिए वो महंगे आते हैं। तो कंपनी जो इस तरह की किट बनाती है वो बड़ी ज्यादा महंगी होती है और वो नॉर्मल पर्सन तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज अफोर्ड कर सकती है। ऐसे में यही पॉइंट है कि मल्टी ऑर्गेनिज्म का पीसीआर जब अप्रोच करने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें दिख सकती है क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है। अब क्या हुआ, इसको मैं लिंक करूंगा आपकी पूल टेस्टिंग नाम के वर्ड से। पूल टेस्टिंग में क्या हुआ, जहां पर जो पीसीआर लगाया गया वो मल्टीपल लोगों का एक साथ लगाया जाता था, उन सभी के सैंपल्स को मिक्स करके एक जनरल पीसीआर लगाया जाता था और अगर एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए नहीं निकलता है तो हम क्या बोलते हैं इन 10 के 10 आदमियों को कोरोना नहीं है। अगर उसमें 10 में से हम बोलते हैं कि ऐसे सेट में से किसी एक सेट में पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं कि हां भाई डिटेक्शन हो रहा है वायरस का, तो उन 10 इंडिविजुअल्स का फिर अलग-अलग डीएनए टेस्ट किया जाता था कि किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वजह से ये इंपैक्ट आ रहा है जिसको ये वायरस है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसी स्पेसिफिसिटी का इशू है कि पूल टेस्टिंग में 10 के 10 लोगों को हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर आदमी का सैंपल ये है, दूसरे आदमी का सैंपल ये है। लेकिन पूल टेस्टिंग से फायदा ये हुआ कि जो किट थी वो किट्स बहुत लिमिटेड थी, 10 लोगों पे टेस्टिंग करते हो पता लगता है कि 10 के 10 को नहीं है। और इनिशियल डेज में तो कोरोना के हमें ये बात भी पता है कि सब लोगों को नहीं था वायरस, बहुत ही रेयर केसेस थे जो निकल कर आ रहे थे इनिशियली, और हम तो इनफैक्ट ट्रेस भी कर रहे थे ट्रेल को कि कहां से ये फैल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जरूरी था कि पूल टेस्टिंग हो और ये चीज वहां पर कारगर थी, लेकिन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म अगर ले लोगे और उसका करने जाओगे पीसीआर तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। अब अगर हम बात करें न्यूज़, तो न्यूज़ किस तरीके से आती है कि भाई नई दिल्ली में जो है इस तरीके से कोविड-19 के रिस्पेक्ट में टेस्टिंग करी गई और देखा गया कि जो है कंट्रोवर्शियल रिजल्ट आते हैं दो टेक्निक की वजह से, एक आरटीपीसीआर से हो रही है और एक टेस्टिंग जो हो रही है आरएपीडी टेक्निक से हो रही है। अब एज एन एस्पिरेंट आपको इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपको समझना है कि जो टेक्निक दी हुई है उस टेक्निक पर फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। टेक्निक क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है यहां पर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और दूसरी टेक्निक कौन सी है, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। अब आइए डिस्कस करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर मैं आरटीपीसीआर की बात करूं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो पहली बात तो पीसीआर की बात करें तो पीसीआर कैरी मिलिस ने बनाया था, साइंटिस्ट का नाम बताया था मैं आपको, 1993 में इनको नोबेल प्राइज मिला उसके लिए। और इसमें सेम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ऑलरेडी, वही सारी बातें कि डीएनए की कॉपी करना है एक्सपोनेंशियली, और यहां पर जो है एक प्रोब यूज करते हैं, वो प्रोब जो होता है वो आपका प्राइमर होता है और वो बाइंड करता है डीएनए के साथ। अगर उस प्रोब में फ्लोरोसेंट डाई लगा देंगे तो फ्लोरोसेंट डाई लगाने के बाद क्या होगा कि उसकी जब एम्प्लीफिकेशन होगी तो फ्लोरोसेंस आएगी, तो फ्लोरोसेंस से हमें पता लग जाएगा कितनी एम्प्लीफिकेशन हुई है। ऐसे में कोरोना वायरस जो है वो आरएनए का बना हुआ है, और सर आपको बता रहे हैं यहां पर कि जो है एम्प्लीफिकेशन होती है वो डीएनए की होती है। यहां पर वर्ड आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन आपने अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन मेथड। अगर मैं बोलता हूं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो इन दैट केस हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आरएनए को कन्वर्ट करना पड़ता है डीएनए में, और जब उसे कन्वर्ट करते हैं तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड है। ऐसे में जो एंजाइम होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, और जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे डीएनए में तो नॉर्मल पीसीआर से काम करता है, डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, सिंपल। इस चीज को मैं डायग्राम से दिखाया यहां पर कि आपने किसी इंडिविजुअल का नेजल स्वैप लिया, नेजल स्वैप लेने के बाद ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर क्या होगा, नेजल स्वैप लेने के बाद ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर अगर वायरस है तो डिटेक्ट हो जाएगा, उस सैंपल में आ जाएगा। डिटेक्शन के लिए अगर वो आरएनए है तो आरएनए को आप कन्वर्ट करेंगे पहली बार डीएनए में, और वो कन्वर्जन टेस्ट क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक बार डीएनए बन गया तो प्रोब अटैच करेंगे, प्राइमर अटैच करेंगे, और जैसे जैसे ये डीएनए
पॉलीमरेज यहां पर दिखा रहे हैं हम आपको, वो मूव करेगा तो एम्प्लीफिकेशन करेगा। ये डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है? टैग पॉलीमरेज ही है। और एम्प्लीफिकेशन अगर होगी तो फ्लोरेसेंस दिखनी चाहिए, और ऐसे में अगर ये फ्लोरेसेंस का ग्राफ हमें दिखता है तो हम कहते हैं इंडिविजुअल क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फ्लोरेसेंस दिखती ही नहीं, तो फ्लोरेसेंस नहीं दिखती तो हम बोलेंगे क्या है? यहां पर इंडिविजुअल नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है, इसका मतलब कि इंडिविजुअल को कोरोना वायरस नहीं है। वहीं अगर हम बात करें रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में गया, ऐसे में वायरस एक एंटीजन है जो बॉडी में आपके गया, हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डिटेक्ट करने के लिए यहां हम जीन का, डीएनए के सीक्वेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम सीधे उस वायरस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एंटीबॉडीज। एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज हमारे पास होती हैं, वो हम लगाते हैं और जब सैंपल डालते हैं तो वो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन की वजह से कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने के बाद हमें पता लग जाता है कि इंडिविजुअल को वायरस है उसमें या नहीं है। आपने देखा भी होगा कि रेलवे स्टेशन पर ऐसी छोटी-छोटी किट्स थी जिससे लोगों का टेस्ट हो रहा था, 15-15 मिनट में 20 मिनट में उनको रिजल्ट बताए जा रहे थे। इनफैक्ट सरोजिनी नगर मार्केट में तो दिल्ली में बाहर पुलिस वाले बैठे थे, वैन लगा के बैठे थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और लोग जो रैंडमली आ रहे थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी। आपके शहरों में भी इस तरीके की टेस्टिंग हो रही होगी। तो इस तरीके की टेस्टिंग होती है जहां एंटीजन को डिटेक्ट करना होता है, उसे हम कहते हैं रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। रैपिड टेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, 30 मिनट्स में 15 मिनट्स में रिजल्ट देगा, कलर चेंज बेसिस पे रिजल्ट आएगा। वहां पर एक सबसेट होगा जो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उस टेक्निक को हम बोलते हैं एलाइजा टेक्निक, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, जिसकी डिटेल में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। आप बस इतना मान लीजिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिविजुअल में इंफेक्शन है या नहीं है। ये सिर्फ वायरस के लिए नहीं, ये बैक्टीरिया के लिए भी हो सकता है, प्रोटोजोआ के लिए भी हो सकता है, फंगस के लिए भी ये मेथड यूज किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं तो मेथड क्या है कि नेजल स्वैब लीजिए, सैंपल लीजिए, सैंपल में एंटीजन है, एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक किट होगी कोई, इस तरह की डायग्नोस्टिक किट होती है जिसमें एंटीबॉडीज ऑलरेडी अटैच होती हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन रैपिड होता है और इससे हमें पता लग जाता है कि कलर चेंज होने पर इंडिविजुअल में वायरस है या नहीं है। 30 मिनट्स में हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। इस तरीके से अगर हम टेस्ट को डिटरमाइन करें तो दो तरीके के टेस्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है मॉलिक्यूलर मेथड और दूसरा हो जाता है सीरोलॉजिकल मेथड। मॉलिक्यूलर मेथड में हम जीन लेवल पर, डीएनए लेवल पर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। गलत हो गया। मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए की एम्प्लीफिकेशन से वायरस के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि वायरस का आरएनए है और उसको हमने डीएनए में कन्वर्ट किया और फिर उसकी एम्प्लीफिकेशन करके पीसीआर से पता लगाया, ये मॉलिक्यूलर मेथड हुआ। जब हम सीरोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो ब्लड लेंगे सैंपल, ब्लड से भी हम डीएनए निकाल सकते हैं सेल से, एक पॉइंट, लेकिन ब्लड से हम एंटीजन और एंटीबॉडीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एंटीबॉडीज है तो उससे भी पता लग जाएगा कि कोरोना था इंडिविजुअल में नहीं था, या एंटीजन है तो वो तो मैंने पीछे बताई दिया। ऐसे भी कुछ टेस्टिंग हुई जहां पर दिल्ली में नॉर्मल रैंडमली टेस्टिंग होती है, अलग शहरों में इंडिया की टेस्टिंग होती है और लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाती है। ऐसी एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के बाद बोला जाता है कि इन इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं चला पर इनके अंदर कब वायरस आया और आकर निकल गया, दे वर नॉट अवेयर। तो क्या फ्यूचर में हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है? हर्ड इम्यूनिटी का कांसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा कि जिसमें इंडिविजुअल्स होते हैं इतने ज्यादा उनमें एंटीबॉडीज हो चुकी होती है पॉपुलेशन के अंदर कि वो कहीं ना कहीं वायरस को फैलने से रोकते हैं। ऐसा बोला गया है कि इंडिया में भी हो सकता है कि शायद एक हर्ड इम्यूनिटी आ गई जिसकी वजह से अब वायरस आगे फैल नहीं रहा, नया स्ट्रेन कोई आएगा तो फैलेगा, पुराने स्ट्रेन अब आगे नहीं फैल रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है टेक्निक पर आरएनए इंटरफेरेंस। बहुत ही सिंपल था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि वो क्या आंसर करें। क्लास 12 की एनसीईआरटी में टॉपिक लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, तो आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ते के साथ ही आपको समझ में आना चाहिए कि आरएनए को हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उसको इंटरफेयर कर रहे हैं। अब याद करिए वापस से सेंट्रल डोग्मा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अगर हम उस स्टेप में कोई हिंड्रेंस ला दें तो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यही चीज हम करने की कोशिश कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस मेथड में, जिसमें हम क्या काम करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई मान लीजिए वर्म वगैरह है और वो प्लांट में इन्फेस्टेशन कर रहा है, तो उस वर्म के अंदर क्या होगा? उसका अपना डीएनए होगा, वो डीएनए अपने खुद के प्रोटीन बना रहा होगा जिसकी वजह से वर्म जिंदा है। तो अगर कोई ऐसा मेथड बन जाए जिसमें उस वर्म के अपने प्रोटीन न बन पाए तो वो सस्टेन कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो उसके खुद के आरएनए को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे और उस पर चेक लगा देंगे, इंटरफेरेंस लगा देंगे। इसे हम जानते हैं दूसरे नाम से, इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग। साइलेंस कर दिया एमआरएनए को, चुप करा दिया, आगे बढ़ने नहीं देगा प्रोटीन। एमआरएनए साइलेंसिंग के केस में क्या होगा? प्रोटीन नहीं बनेगा, ऑर्गेनिज्म के अपने प्रोटीन नहीं बनेंगे, वो मर जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में भी। कैंसर सेल्स क्या होती हैं? वो अनकंट्रोलेबल तरीके से मल्टीप्लाई करती चली जाती हैं और एक मास ऑफ सेल ट्यूमर बना देती हैं। अगर उन कैंसर सेल्स को मल्टीप्लाई हम ना होने दें, ठीक है, और उनके जो अपना आरएनए एमआरएनए बन रहा है उस आरएनए को आगे प्रोटीन ना बनाने दें, तो कैंसर सेल के अपने प्रोटीन बनेंगे नहीं और मरती चली जाएंगी। यही कांसेप्ट आरएनए इंटरफेरेंस का हम यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा हो सकता है आपको, लेकिन बहुत आसान है। सिर्फ इसी बात याद रखिए कि ये जो एमआरएनए कॉम्प्लेक्स है, इस एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को हमने क्या कर दिया? साइलेंस कर दिया, इसके फ्रेगमेंट्स कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए कि लास्ट में आगे प्रोटीन नहीं बन पाए। बस इतनी सी बात है। अगर हम चैलेंजेस देखें कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला चैलेंज आता है कि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा होना चाहिए वो नहीं लग पा रहा। हम सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं 0.67% अपने जीडीपी का आरएनडी में इन्वेस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बाकी कंट्रीज देखें जीडीपी अगर उनका पहली बात तो हमारी कंट्री से ज्यादा बड़ा जीडीपी, और उस जीडीपी का भी वो 2% 3% अगर बायोटेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जिसकी वजह से इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू हो जाता है। यहां पर मैं एक सेक्शन 3D आपको पढ़ाऊंगा जो पेटेंट्स एक्ट 2005 का एक सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या है कि इंडिया के ऊपर कुछ इस तरीके के बाकी कंट्रीज बताती हैं या एलिगेशन भी कभी लगाती है कि इंडिया के जो पेटेंट लॉ है उसके जो नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट हैं। किसी कंपैरिजन में ट्रिप्स आपको पता होगा, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसके रिस्पेक्ट में अगर इंडिया की अपनी पॉलिसी देखें तो उसके थोड़े से कुछ मीजर्स जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऐसे में इंडिया के ये भी बोला जाता है कि जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, या आपको पता होगा कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट को एक पावर होती है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो इन दैट केस वो उस पर्टिकुलर पेटेंट को पब्लिक के बेनिफिट के लिए क्या करेगी, उसको रद्द कर देगी और फिर पब्लिक के लिए वो इमरजेंसी सिचुएशन में पेटेंट कंपनी के लिए नहीं जाएगा, रॉयल्टी नहीं जाएगी और पब्लिक को वो ओपन हो जाएगा। इस तरह की कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो इंडिया में आए और बायोटेक फॉर्म को ओपन करें, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम आपकी कंट्री में आएंगे, आपकी कंट्री में आकर हम इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर इतना पैसा इन्वेस्ट करके जब हमें लगेगा कि हमारा पेटेंट तैयार हुआ है और उससे हम पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कभी किसी भी दिन आकर बोल देंगे कि ये पेटेंट हम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि इमरजेंसी सिचुएशन है और लोगों को हेल्थ के लिए चाहिए। कोई वैक्सीन ले लो, अगर किसी वैक्सीन का बनना होता और कंपनी इतना पैसा खर्च करे और कोरोना सिचुएशन आ जाए और गवर्नमेंट बोले तो वैक्सीन लोगों को लगेगी फ्री में लगेगी, तो क्या होगा? कंपनी को फायदा क्या हुआ? इंसेंटिव क्या हुआ? ऐसी चीजें कंपनी को रोकती हैं कि वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी यहां पर आके प्रोडक्ट बनाए। लेकिन कंपनी भी कमी होती है, होशियार होती है, ये क्या करती है कि अपना जो पेटेंट होता है उसमें जैसे एक पेटेंट इन्होंने ए बनाया और उस पेटेंट को लिए इनको लेटर सपोज 10 साल के लिए इस तरीके का मिल गया रॉयल्टी कि अपने प्रोडक्ट को आप बेचो, जितने बेचना जितने पैसे बेचना उतने पैसे बेचो, लेकिन 10 साल के बाद ये पेटेंट आपका जब खत्म हो जाएगा तो फिर जो जनरल मेडिसिन है वो जनरिक हो जाएगी, सिंपल लोगों को मिलने लगेगी, सस्ते दाम में मिलेगी। लेकिन ये होशियार होते हैं, क्या करते हैं, कहते हैं भाई हमने इसमें अब +1 एक नई चीज ऐड कर दी है और यूनिक कर दिया है, इसकी वजह से ये नोवेल आइडिया हो गया है और इसका पेटेंट हमें फिर चाहिए 10 साल के लिए। तो हमारी कंट्री क्या करती है, इन चीजों को अलाउ नहीं करती, इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करती है। कंपनीज भी मॉनेटरी बेनिफिट अपना बना नहीं पाते तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट उनको रिस्ट्रिक्ट करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कम हो। ये एक पॉइंट है, हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हां कहीं ना कहीं ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है बायोटेक कंपनीज को हमारी कंट्री में आने के लिए। देन लैक ऑफ मार्केटाइजेशन। लैक ऑफ मार्केटाइजेशन का क्या मतलब हुआ? तो प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट का कमर्शियलाइजेशन नहीं दिखता, और जब कंपनीज को ऐसा कमर्शियलाइजेशन नहीं दिखेगा तो आएंगे क्यों? देन लेस ल्यूक्रेटिव। जो क्वालिटी ऑफ द जॉब है बायोटेक में वो इतनी अच्छी नहीं है, जैसे कि आईटी सेक्टर है उसमें जॉब अच्छी है, ल्यूक्रेटिव होता है यूथ के लिए, टैलेंट के लिए कि वो जाए और वो इस कोर्स को करे और उसके बाद जॉब ले, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी में नहीं देखा जाता। और जो इसके रिस्पेक्टिव सेक्टर्स हैं वो जो जॉब भी ऑफर कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू कम है। लास्ट में आपको देखा जाए तो दो क्वेश्चन से 2019 में जो बायोटेक से पूछे गए थे, मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस पर, ये आप अपनी तरफ से सॉल्व करिए क्वेश्चंस को। बायोटेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से
चीजें पिछले 5 6 सालों में बार-बार पूछी जा रही है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर फंक्शनल क्रोमोसोम्स के रिस्पेक्ट में पूछा था कि पॉसिबल है, तो यस फंक्शनल क्रोमोसोम्स अभी पॉसिबल नहीं है और क्रोमोसोम हो सकता है आर्टिफिशियली बनाया जाए, लेकिन फंक्शनल अभी भी वहां पर हमें रिसर्च करने की जरूरत है। आरएनए इंटरफेरेंस के रिस्पेक्ट में जो है वही चीजें पूछी थी कि कैंसर ट्रीटमेंट में काम आ सकता है या फिर उसकी साइलेंसिंग हो सकती है, जीन साइलेंसिंग उसे कहते हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी पर है, जिसका आंसर आपको पता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। मैंने आपको बता दिया अपने इस कोर्स में 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें जेनेटिक चेंजेस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है और यहां पर एक प्लूरीपोटेंट स्टेम पर क्वेश्चन है, स्टेम सेल्स जो मैंने आपको बताया था, तो उसका भी स्पेसिफिक आंसर है। आंसर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बट आई वुड से रीड द क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। मेंस में कुछ क्वेश्चन जैसे 17 में, 18 में, 19 में लगातार बायोटेक्नोलॉजी पे पूछे गए हैं। आगे भी बायोटेक्नोलॉजी एक अपब्रिंगिंग ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन मल्टीपल आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पर स्टेम सेल थेरेपी पे पूछा, क्वेश्चन बायोफार्मा इंडस्ट्री पे पूछा, या बायोटेक्नोलॉजी का रोल लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फार्मर से पूछा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय एंड।